प्रणाम करता हूँ। सामने उपस्थित सभी विद्वान साथियों को, आदरणीय पांडे जी को और आप सबको प्रणाम। साथियों, काफ़ी बातचीत हो चुकी है और मुझे लगता है कि साथ भैया ने बहुत अच्छे से संस्मरणात्मक तरीके से बातचीत की और वंदना जी ने बहुत तफसील से उनके वैचारिकी पर चर्चा की और संस्मरणात्मक तरीके से और वैचारिकी के साथ भी समीर जी ने बातचीत की। मैं एक अध्यापक के तौर पर तो उनसे मैंने पढ़ने का उस तरह अवसर नहीं मिला, लेकिन एक संस्मरण मेरा है कि एमए फाइनल में मेरा वाइवा उन्होंने लिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पहली बार उनको मैंने देखा। सुरती मलते हुए हमारे परिसर हमारे प्रवेश कर रहे थे वो उसमें और मालती तिवारी बगल में थी, सत्यप्रकाश मिश्र थे। तो उसमें बातचीत के दौरान और सूरदास पर उन्होंने प्रश्न किया तो चौथीराम जी की छवि होती है हमारे दिमाग में। और उसके बाद यहाँ जब आए तो 2005 में हम लोग 11 लोग आए तो बहुत सारे लोगों से हमारा परिचय हुआ, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने जाना, लेकिन चौथीराम जी का व्यक्तित्व अलग से आकर्षित करता था। और ये हमारे समय की बौद्धिक आप जानते हैं कि ये कमजोरी भी कह लें, उसे आप रणनीति भी कह लें कि जो नवांकुर लोग होते हैं अगर अच्छा कुछ कर रहे होते हैं तो जो प्रथम श्रेणी के बौद्धिक होते हैं वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं वो रणनीतिक तरीके से कम ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि अगर प्रशंसा कर देंगे तो हमारी बौद्धिकता में खलल पैदा हो जाएगा। इस मायने में सिर्फ चौथीराम जी थे कि अगर कोई नवांकुर अध्यापक, हम सब सीख रहे थे कि कभी वक्तव्य अच्छा हमने दिया या कुछ हम बोले अच्छा, तो वो निकलने के बाद जरूर बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा विषय पे बोले। तमाम लोग हम लोगों को देख के अनदेखी कर दिया करते थे। चौथीराम जी अकेले इस मामले में थे। दूसरी चीज, जब चौथीराम जी रिटायर हुए तो उसके बाद उनके घर आना जाना हुआ और घर आने जाने की प्रक्रिया में जैसा कि समीर जी बहुत खुलकर बात कर रहे थे, बता रहे थे, उसी तरह से वंदना जी भी बता रही थी कि प्रगतिशीलता का जो चेहरा है, एक चेहरा जो प्रतिबद्धता वाला चेहरा है, जो जमीन पे दिखाई देता है, एक प्रगतिशीलता का चेहरा कागजी चेहरा, और बनारस उसकी खान है इस मामले में। हर तरह के चेहरे यहाँ दिखाई देते हैं, ज्ञान परंपरा के, बौद्धिकता और प्रगतिशीलता के। तो मुझे लगता है उसमें बार बार भ्रमित हो जाते थे कि प्रगतिशीलता किसे कहते हैं। लेकिन जब भी चौथीराम के साथ खड़े होते थे, चौथीराम जी के साथ बातचीत के क्रम में या प्रतिबद्धता के संदर्भ में या मार्क्सवाद के संदर्भ में किसी भी बिंदु पर जब बातचीत वो करते थे तो बहुत साफगोई से बातचीत वो करते थे। एक तो ये उनकी किताबों से गुजरते हुए हमें जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लिखा, उन्होंने छायावाद पे लिखा, उन्होंने भक्ति काल पर अलग से लेखन किया और लोक धर्मी परंपरा के बारे में बातचीत की। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वैचारिकी और रचनात्मकता का निचोड़ अगर आपको एक किताब में पढ़ना है तो जो बात की किताब उत्तर सती के विमर्श और हाशिए का समाज। और मुझे याद है कि आज से 7-8 साल पहले हम लोगों ने एक सेमिनार कराया था जिसमें वीर भारत तलवार भी आए थे। उसमें भारतीय राष्ट्र की पुनर्व्याख्या शीर्षक से हमने एक सेमिनार कराया। उसका बीज वक्तव्य दिया था चौथीराम यादव जी, जो इस किताब का पहला निबंध है, जिसमें भारतीय राष्ट्र की पुनर्व्याख्या और हाशिए का समाज, ये उसका शीर्षक। और उसके अलावा उस पुस्तक में अगर आप पढ़ें तो उसमें मुझे लगता है कि चौथीराम जी की वैचारिकी को अगर जानना है या उनको समझना है तो ये एक तरह से बहुत सारे भ्रम जो उनकी वैचारिकी में थे यहाँ निखर कर आते हैं, बहुत साफ सुथरे ढंग से आते हैं, जिस पर वो बातचीत करते हैं। जो हमारे समय में एक दलित चेतना का चेहरा उभरता है, वैचारिकी का चेहरा उभरता है, उस संदर्भ में मसलन की दलित और आदिवासी साहित्य पर वो बातचीत करते हैं, वो दलित साहित्य के सौंदर्यशास्त्र पर बातचीत करते हैं, रैदास के सपनों के समाज पर बातचीत करते हैं और मुर्दहिया और मणिकर्णिका के लेखक तुलसीराम की आत्मकथाओं के बहाने दलित साहित्य पर बातचीत करते हैं और उसके बाद हिंदी नवजागरण पर बातचीत करते हैं। बहुत तफसील से बातचीत इसमें हो सकती है, मैं 2-3 बिंदुओं पर बस अपनी बात रखूंगा। एक तो ये कि नवजागरण को लेकर हिंदी में बहुत भ्रम है। आप जानते हैं कि हिंदी नवजागरण की पूरी चेतना को लेकर जिस तरह से लिखा गया है उसमें रामविलास शर्मा सबसे बड़े आलोचक हैं और रामविलास शर्मा की उस हिंदी नवजागरण की पूरी चेतना, उस अवधारणा को प्रश्नांकित करने का काम किया है वीर भारत तलवार ने रस्सा कस्से में। हम सब जानते हैं, उसको पढ़ चुके हैं। लेकिन चौथीराम यादव वहां से थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ते हैं और जब रामविलास शर्मा के बहाने वो भारतीय नवजागरण या हिंदी नवजागरण पर बातचीत करते हैं तो रामविलास, अब ये बात सही है कि आचार्य रामचंद्र
शुक्ल, जैसा कि कहा गया, और रामविलास शर्मा, इन दोनों की वो आलोचना भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर उनके साथ खड़े भी होते हैं, उनका विस्तार भी वहां दिखाई देता है। लेकिन नवजागरण के प्रश्न पर उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लिखा है, उसे ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। और इस तरह से लिखा उन्होंने बताया कि जो 4 सोपान भारतीय संस्कृत और हिंदी प्रदेश, जो अंतिम किताबें हैं रामविलास शर्मा की 2 किताबें, इन किताबों में उन्होंने बताया कि जो प्रस्थान बनाते हैं रामविलास शर्मा, जिसमें वो ऋग्वेद को पहला प्रस्थान, पुराण काल को दूसरा, भक्ति काल को तीसरा और 1857 को चौथा, इस पर बातचीत बहस करते हुए वो बहुत सारे संदर्भों पर बातचीत करते हैं। और एक बातचीत यह कहते हैं कि बुद्ध के बारे में जब बातचीत होती है, ये बात सत्य है कि बुद्ध का जो दर्शन है, इन सारे संदर्भों के बारे में जब वो बातचीत करते हैं तो उसे पढ़ा जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो भारतीय नवजागरण या हिंदी नवजागरण का चित्र उभरता है, उसमें बुद्ध को, कबीर को और इन सब को लेकर एक पूरा जो विवेचना है उसको ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। एक खास बात और जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि अक्सर रामविलास शर्मा, आप जानते हैं, उपनिवेशवाद के धुर आलोचक को किसी भी तरह से औपनिवेशिक चेतना की उस पूरी मीमांसा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन चौधरीराम जी ने उसकी तरफ इशारा किया, बहुत शानदार तरीके से इशारा किया। उन्होंने बताया है कि, और ये दोनों चीजें संकेत में आ चुकी है, फिर भी उस तरफ मैं थोड़ा कह रहा हूँ। उन्होंने ये बताया है कि जब दलित नवजागरण की बातचीत होती है तो उस दलित नवजागरण के परिप्रेक्ष्य में औपनिवेशिक आधुनिकता को फिर से पढ़ा जाना चाहिए। और उस संदर्भ में जब दलित नवजागरण की बातचीत होती है, जिसमें अम्बेडकर आते हैं, ज्योतिबा फुले आते हैं, या तमाम सारे लोगों, सावित्रीबाई फुले, इन सबका नाम हो लेते हैं, तो ये कहते हैं कि इसे बार बार ये जो चेतना है हिंदी नवजागरण या नवजागरण की, इसमें दलित नवजागरण को उस तरह से फिट नहीं किया जा सकता। दलित नवजागरण की अपनी वैचार की है, अपनी संवेदना है, उसके साथ जब आप बातचीत करेंगे अम्बेडकर के साथ जोड़कर या ज्योतिबा फुले के साथ जोड़कर, जिसमें दलित अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजी औपनिवेशिक आधुनिकता के बारे में कहीं कहीं प्रशंसा आपको दिखाई देगी। जाति के संदर्भ में, जाति के सवाल पर जब आप बातचीत करेंगे तो स्पष्ट रूप से चौधरीराम यादव जी ने इस पर लिखा भी है और ये बताया है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो जाति की पूरी व्यवस्था है, उस संरचना को तोड़ने का काम अंग्रेजी सभ्यता ने किया अपनी तरह से। तो दलित नवजागरण वालों को या दलित चेतना वालों को अक्सर ये जो नवजागरण की गहरी जो चेतना है उससे अलग हटके बातचीत करनी चाहिए। इस पर उन्होंने तफसील से बातचीत की, ये एक खास बात को कहते हैं। दूसरी तरफ आप बातचीत करें, वंदना जी जिस तरह इशारा कर रही थी कि वो दलित नवजागरण पर बातचीत करते हुए उसकी सीमाओं के बारे में भी बातचीत करते हैं। और मुझे लगता है 2 ऐसे आलोचक और विचारक या रचनाकार मेरे सामने आते हैं। एक तरफ जैसे तुलसीराम, आप तुलसीराम को पढ़ें तो तुलसीराम की वैचारिक एकदम स्पष्ट, तुलसीराम के लेखन में उन्होंने बुद्ध के बारे में, मार्क्स के बारे में, अम्बेडकर, इनकी सरणियों का जो पूरा जिसे कहा जाता है खुलावट है पूरी तरह से, उसके साथ वो बातचीत करते हैं। और उसी संदर्भ में खुद चौधरीराम यादव की जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको अगर आप पढ़ें तो भारतीय मार्क्सवाद का जो चेहरा उभरता है उस पर वो बार बार प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। और ये कहते हैं कि जो वर्ग और जाति का मसला है, जिसमें बार बार ये कहते हैं कि बात सीमाएं तय हो सकती हैं मार्क्सवाद की, कि हर चीज को आर्थिक दायरे से वो देखता है, लेकिन जाति के मसले पर बातचीत करते हुए भी जब तक आर्थिक मुक्ति नहीं मिलेगी, आर्थिक मजबूती नहीं मिलेगी, तब तक कुछ दलित जाति का भी होने वाला नहीं है। ये सारे मसले बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखते हैं, इन सारे मसलों पर बातचीत करते हैं। मुझे लगता है चौधरीराम को इन सारे संदर्भों के साथ बेहतर तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। एक खास बात और कि जब विमर्शों की बातचीत आती है तो उन विमर्शों में वो जैसे पसमानदा विमर्श पर बहुत तफसील से उन्होंने लिखा, और पसमानदा विमर्श को उन्होंने बताया है कि जो उच्च वर्ग में जो बैठे हुए जो मुसलमान हैं और नीचे जो श्रमशील जातियां हैं, उनके संदर्भ में जो विमर्श है उसको ठीक से पढ़े जाने की जरूरत है। उनका किस तरह से योगदान भारतीय समाज, संस्कृति, इस तमाम सारे ताने बाने में है, इस पर वो लिखते हैं और इस पर भी बातचीत करते हैं। और एक खास बात और, एक 2-3 मुद्दे छोटे छोटे और, कि जब बातचीत करते वक्त वो जो ब्राह्मण बनाम दलित, आप देखिए जो जाति संरचना की बातचीत होती है तो ये कहते हैं वो, जैसा कि अभी समीर जी बता रहे थे कि वो शुरू तो करते हैं, देखिए सिद्धों से शुरू करके दिग्नांक और सिद्ध से लेकर तमाम सारे लोगों की बातचीत करते हुए नागार्जुन, सरस्वती सक्सेना, इन सब की बातचीत वो करते हैं और ये कहते हैं इन सब, और प्रेमचंद को केंद्र में रखते हैं। वो
वो ये कहते हैं कि प्रेमचंद की वैचारिकी और इन सब की शरण के साथ जो दलित चेतना है उसका जो विस्तार हुआ है, जो उसकी आधारभूमि निर्मित हुई है, उसको देखे जाने की जरूरत है। तो तमाम सारे जो अतिवाद हैं इस हाशिए के समाज के, उसके बारे में बातचीत करते हैं। और एक खास बात यह भी है कि वो अलग अलग घड़े से बात न करके सही बात है समग्रता में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक खास संदर्भ तो ये है। दूसरे आप बस अंतिम बात ये कह के अपनी बात मैं समाप्त करूंगा कि चौथीराम जी के बारे में बातचीत करते हुए हिंदी आलोचना की जब हम बातचीत करते हैं तो ये चीज उभरती है हमारे मन में कि उत्तर सती जिसे कहते हैं, उत्तर आधुनिक समय जिसे कहते हैं, उत्तर आधुनिकता के समय में एक बौद्धिक बहस आप जानते हैं जिसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उस पब्लिक इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में जब बातचीत होती है तो हमारे इर्द गिर्द जिनको हमने देखा है, जिन लोगों को हमने देखा, पढ़ा और समझा है, उसमें चौथीराम जी के साथ ज्यादा बहस तलब तरीके से आप संवाद कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि उनको एक खांचे में देखा जाना नहीं चाहिए। कई बार ध्यान रखिएगा, चौथीराम यादव के बारे में बातचीत करते हुए तमाम सारे लोगों को हमने सुना है एक विशेष संदर्भ को लेकर उनका विमर्श उपजता, लेकिन वो हिंदी साहित्य की आलोचना की तमाम सारी सरणियों के साथ संवाद करके अपना व्यक्तित्व निर्मित करते हैं, उन सारे संदर्भों के साथ निर्मित करते हैं अपने को। वो भक्ति काल के उन सारे, एक तरफ देखिए जिससे सगुण और निर्गुण विवाद के संदर्भ में बातचीत, मैं आपको फिर संकेत करना चाहता हूँ कि हमारे समय में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो मुक्तिबोध का वो जो भक्ति आंदोलन का एक पहलू जो निबंध है उसको आप पढ़ें तो आपको लगेगा सिर्फ वही निष्कर्ष सही नहीं है, उसमें पुनर्पड़ताल करने की जरूरत है। इस समय जो भक्ति काल पर काम हो रहा है या तमाम सारे संदर्भों पर काम हो रहा है, ये आप पढ़ें इसको तो दिखाई देगा कि इसके सारे संकेत आपको चौथीराम यादव के लेखन में दिखाई देते हैं कि चौथीराम यादव मुक्तिबोध जहां पर काम कर रहे थे, जहां पर मार्क्सवादी चेतना के तमाम सारे लोग भक्ति काल पर बात कर रहे थे, उससे आगे की बात वो अपनी तरह से करते हैं। वो वीर भारत तलवार जहां अतिवाद के शिकार कई जगह होते हैं, उससे अलग वो उससे अंतर क्रिया करते हुए हिंदी आलोचना का एक नया पाठ तैयार करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि उनके पास सिर्फ वैचारिकी नहीं है, उनके पास पाठानुसंधान, पाठ आलोचना और पाठ की एक चेतना भी है। इसलिए कबीर को भी वो उसी तरह पढ़ते हैं, सूरदास को भी पढ़ते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि हम तमाम सारे संदर्भों के साथ इस तरह से बात कर सकते हैं कि जो बाइनरी बनाई जाती है सगुण बनाम निर्गुण, उस बाइनरी से अलग सोचते थे चौथीराम जी। और चौथीराम जी एक और अंतिम बात कि तुलसीदास के बारे में बातचीत करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि रामराज की जो संकल्पना है उसके विरोधी थे। वो रैदास के बेगमपुरा के समर्थक थे। लिखा भी है रैदास के संकल्पना के बारे में, उसके विस्तार से मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन गांधी बनाम अम्बेडकर पर बातचीत वो करते थे तो बड़े मुखरता से बात करते थे। मुझे लगता है इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। पुनर्विचार जब वो कहते हैं कि रही होगी 20वीं शताब्दी गांधी की, 21वीं शताब्दी तो अम्बेडकर की। कई बार वो सरलीकरण के शिकार होते हैं, हम ये भी मैं कहना चाहता हूँ, उसको पढ़ा जाना चाहिए फिर से कि जब वे कहते हैं कि अम्बेडकर का जो हिंद स्वराज है या अम्बेडकर के रामराज की जो संकल्पना है, सॉरी इनकी महात्मा गांधी की, अम्बेडकर का जो समाजवादी दर्शन है उसके मुकाबिल आदर्शवादी ज्यादा है। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि इन सब चीजों की भी पड़ताल हमें करनी चाहिए कि कई बार विचारों की सड़ियां बनाते समय क्या हम अतिवाद के शिकार नहीं होते। चौथीराम जी हुए भी, कई जगह हुए। तो मुझे लगता है गांधी के साथ अम्बेडकर की अंतरक्रिया की उसी तरह से वो शिकार हुए जैसे कि अम्बेडकरवाद के बारे में बातचीत करते हुए बाइनरी में गांधी को रख दिया जाता है, जबकि गांधी बनाम अम्बेडकर का जो संवाद है उसे पढ़ा जाना चाहिए। उसे आप फिर YouTube पे जाके देखिएगा कि गांधी और अम्बेडकर संवाद कर रहे थे, बाइनरी नहीं तैयार कर रहे थे। हमारे समय की वैचारिकी उसकी बाइनरी तैयार करती है। चौथीराम जी भी थोड़े से इसके शिकार हुए, लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकरवाद को बहुत तफसील से अगर हिंदी आलोचना में किसी आलोचक ने ठीक से पढ़ा है, साहित्य में उसके रूपांतरण की प्रक्रिया को ठीक से अगर किसी ने समझा है, तो मुझे लगता है चौथीराम जी उसमें सबसे आगे हैं। और चौथीराम जी उस पूरी परंपराओं को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए, उसको समझते हुए ये प्रस्ताव रखते हैं। तो चौथीराम जी दूसरी परंपरा का है जो आलोचना का प्रति संसार जिसे हम कहते हैं,
उन संदर्भों के साथ उन्हें पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन आदर्शवादी नजरिए से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।